दोस्तों को अपने क्लास में हम एक बार फिर से हेलो करते हैं। आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। अगला क्लास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बन सकता है लेकिन चांस नहीं है। ठीक, इस चैप्टर से वैसे लॉन्ग नहीं आता होता, टर्म्स या राउंड्स के पेपर के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट लॉन्ग ये नहीं है। ठीक है, जो होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन कंसेप्ट आपने इसका भी पूरा लेना है क्योंकि मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो पूरी आएगी, नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं आएगी, ज़ीरो। तो इसको भी आपको करना पड़ेगा टॉपिक को। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ओरिजिन। हम बेसिकली इस टॉपिक में क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक्स को कंपेयर करके चलेंगे। जनरल बिहेवियर हम ऑर्गेनिक्स का भी देखेंगे, इनऑर्गेनिक का भी देखेंगे। अगर कोई कहे कि इनऑर्गेनिक का जनरल बिहेवियर लिखो तो इसमें से ऑर्गेनिक का बिहेवियर निकाल देना है, इनऑर्गेनिक वाली बातें लिख देनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं ओरिजिन का। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मैंने बताया था कि वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब ही लाइफ है। वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब ही लाइफ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ओरिजिन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं। प्लांट्स में मौजूद कंपाउंड, एनिमल्स में मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन होता है, जबकि प्लांट्स में जो होते हैं उनमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, फास्फोरस भी। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इनका सोर्स है, लेबोरेटरी में भी इनको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये नेचुरल सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनका जो आर्टिफिशियल सोर्स है वो लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में इनको तैयार किया जा सकता है। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हमें, वो ज़्यादातर मिलते हैं रॉक्स में और मिनरल्स में। ठीक है, पत्थरों, चट्टानों और इन जगहों पर हमें मिनरल्स की सूरत में मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो है बेसिकली कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। मिनरल्स बेसिकली कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होते हैं। इनमें होता क्या है कि काफी सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, काफी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एक साथ मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। तो इनको हम कहते हैं कि ये सॉलिड नेचुरल मटेरियल है, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। फाउंड बीनीथ अर्थ। ठीक है, ये कुछ सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स हैं जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। और इनके अंदर क्या सिचुएशन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। यहां पर मैं साफ साफ करके मिनरल्स को समझाने की कोशिश करता हूं। मिनरल्स सॉलिड नेचुरल मटेरियल हैं जो अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, बीनीथ अर्थ। इनके अंदर मौजूद क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी मेटल कंपाउंड्स होते हैं, कंटेन मेटल कंपाउंड्स। एंड अदर इम्प्योरिटीज। तो इनको डिफाइन करते हैं, द सॉलिड नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ दैट कंटेन कंपाउंड्स ऑफ द मेटल एंड अदर अर्थली इम्प्योरिटीज आर नोन एज मिनरल्स। इन्हीं मिनरल्स में से ही हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी मिनरल ले लिया, जैसे आयरन का ये मिनरल है Fe3O4। ओके, इसको हम करते हैं खूब हीट, बहुत हीट किया, अच्छा हीट करते हैं, और हीट करके इसमें से आयरन अलहदा हो जाता है, ऑक्सीजन अलहदा कर लेते हैं हम। इस आयरन से फिर हम
और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, हीट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। वो पढ़ाएंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में तुम्हें कि कैसे होता है सारा कुछ। ओके, तो ये था मिनरल्स के बारे में। अब कंपोजिशन की जरा बात कर ली जाए। कंपोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बस जनरली यही होता है, या कोई हेलोजन आ जाता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल 118 के 118 एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक में सिर्फ ये लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यूरिया की, CONH2 ट्वाइस। ओके, इसमें देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, बहुत कम फास्फोरस, बहुत कम सल्फर देखने को मिलता है। अभी पहले ही हमने डिस्कस किया था थायोफीन। ठीक है, ये हमें इधर सल्फर देखने को मिल गया था। ओके, ऑर्गेनिक में क्या है, बहुत थोड़े एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या कोई हेलोजन। जबकि इनऑर्गेनिक में 118 के 118 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक, कार्बन और ऑक्सीजन, H2O, NaCl। ठीक है, ये देखो सारे इनऑर्गेनिक है। पोटेशियम ब्रोमाइड इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो ज्यादातर आयनिक इन नेचर होते हैं। हम कोवेलेंट लिंकेज की बात करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कोवेलेंट लिंकेज की बात करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक नहीं होते, क्योंकि डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि द कंपाउंड्स व्हिच हैव कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। जबकि जो इनऑर्गेनिक हैं उनमें कोवेलेंट प्लस आयनिक दोनों होते हैं, और कोवेलेंट और आयनिक में आयनिक ज्यादा होता है, आयनिक ज्यादा होता है। और ऑर्गेनिक जो है कोवेलेंट है, कोवेलेंट में ये पोलर भी हो सकते हैं और ये नॉन पोलर भी हो सकते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ज्यादा होते हैं, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कम होते हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, सॉल्युबिलिटी। हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी, हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी में हम जनरली ये बात देखते हैं कि कौन सी चीज वाटर के अंदर सॉल्युबल है और कौन सी चीज नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो जाहिर सी बात है नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, ये वाटर के अंदर तो डिसॉल्व हो नहीं सकते। लाइक आपका जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन ये आपका डिसॉल्व होता है टॉलिन के अंदर, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, बेंजीन का फार्मूला तुम जानते हो, टॉलिन का फार्मूला होता है ये CH3 मिथाइल बेंजीन, ये टॉलिन होता है। बेंजीन टॉलिन के अंदर डिसॉल्व कर सकता है, बेंजीन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि नॉन पोलर है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, एथेनॉल वाटर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये सब तुम पढ़ के आए हो 9th में। ओके, होता क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल भी पोलर, अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी पोलर, HOC2H5। होता क्या है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है।
जिसकी वजह से अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक ज्यादातर आयनिक इन नेचर होते हैं, लाइक NaCl, ठीक है, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। वाटर में जाते ही, ठीक है, वाटर अपना नेगेटिव एंड सोडियम के करीब कर देता है और इसे खींचना स्टार्ट कर देता है, और अपना पॉजिटिव एंड यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के करीब कर देता है और क्लोरीन को खींचने लग जाता है। नतीजा क्या होता है कि सोडियम अलहदा हो जाता है, क्लोरीन अलहदा हो जाता है। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर सॉल्युबल इन वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेस सॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक में भी पोलर सॉल्युबल हैं अच्छे से, लेकिन नॉन पोलर कम सॉल्युबल हैं, ठीक है। नॉन पोलर जो कंपाउंड्स है वो जनरली बेंजीन, टॉलिन, ईथर, ठीक है, अल्कोहल, इनके अंदर डिसॉल्व होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। ओके अच्छा, एक और बात तुम कर सकते हैं कि भाई अल्कोहल वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, वाटर के साथ एफिनिटी बना रहा है, तो अल्कोहल के अंदर बाकी कंपाउंड डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो वही कंपाउंड्स वाटर के अंदर भी डिसॉल्व होने चाहिए। आंसर कर सकते हो ना तुम कि भाई मैंने कहा कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, अल्कोहल के अंदर, ईथर के अंदर, तो साथ मैंने कहा कि वाटर के अंदर अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल जिनको डिसॉल्व करता है, वाटर को भी तो उन्हें डिसॉल्व करना चाहिए क्योंकि अल्कोहल पोलर है, ठीक है। वो पोलर में कैसे डिसॉल्व हो रहे हैं, वाटर के अंदर क्यों डिसॉल्व नहीं हो रहे, क्या तकलीफ है उन्हें, बताता हूं। देखो, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला CH2OH, ये फार्मूला है ना, ठीक है। पोल कहां पे है, पोल इस रीजन पे है, पोल इस रीजन पे है। यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन ये जो रीजन है, ये क्या है, कोई पोल है नहीं है। वाटर को देखो, वाटर का पूरा मॉलिक्यूल पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, कहीं भी नॉन पोलर हिस्सा नहीं है। यहाँ पर नॉन पोलर हिस्सा भी है, पोलर हिस्सा भी है। जो पोलर हिस्सा है उसकी वजह से ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। जो नॉन पोलर हिस्सा है इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो इस एक्सपीरियंस को तुमने याद रखना है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। अगर ये टॉपिक कभी लॉन्ग में आ जाए तो पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन देना, इनऑर्गेनिक की बेशक ना दो तो ऑर्गेनिक की लाजमी देना, ठीक हो गया, और साथ एग्जाम्पल भी देना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसी चीज की क्यों होती है, हम कहते हैं कि NaCl मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर है, मोल्टन या सोल्यूशन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में क्या होता है कि ये Na पॉजिटिव अलहदा हो जाता है, Cl माइनस अलहदा हो जाता है, और ये आयन चलने लग जाता है, फ्री मूव करता है। और जब ये फ्री मूव करता है तो अपने साथ ये चार्ज भी मूव करवाता है, और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो NaCl बढ़िया कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मैं अगर बात करूं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड की, ये भी मोल्टन फॉर्म में या वाटर के अंदर जा करके K पॉजिटिव और Br नेगेटिव बना देता है। जब K पॉजिटिव फ्री होगा, मूव करेगा, मूव करेगा तो चार्ज मूव करेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन फॉर्म में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़िया कंडक्टर हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री आयंस मौजूद हैं, इनके अंदर फ्री आयंस मौजूद हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूंकि कोवेलेंट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि कोवेलेंट हैं तो वो आयोनाइज तो हो नहीं सकते, कोवेलेंट है, ठीक है। तो नो आयोनाइजेशन, ठीक है, नो आयोनाइजेशन। अगर पोलर हैं, ठीक है, तो उनमें भी क्या है, वेरी लेस आयोनाइजेशन, वेरी लेस आयोनाइजेशन, बहुत कम आयोनाइजेशन शो करते हैं। तो आयोनाइजेशन जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी भी उतनी कम होगी। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कोवेलेंट होने की वजह से कम आयोनाइजेशन शो करते हैं या बिल्कुल आयोनाइजेशन शो नहीं करते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के इतने बढ़िया कंडक्टर नहीं है। ओके, अगली बात आ गई इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में देखो कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि एक पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है, 6 साइड से सराउंडेड होता है, यानी यहां से भी नेगेटिव आयन होगा, इस बोर्ड के पीछे भी नेगेटिव आयन होगा, ठीक है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का ये सिचुएशन होने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं आपस में, जिसकी वजह से इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है, और ये इतनी आसानी से मेल्ट नहीं करते, इतनी आसानी से बॉयल नहीं करते। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो इनऑर्गेनिक की बात की, इनऑर्गेनिक ज्यादातर आयनिक होते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो NaCl है, ठीक है, ये 800 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है और 1413 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। ये एग्जांपल्स देनी है यहाँ पर, ओके, 9th में तुम पढ़ आए हो, ये देनी है एग्जांपल्स। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, ONH, ठीक है, पोलर है, सिर्फ पोलर है, ठीक है, आयनिक नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, पढ़ के आए हो 9th में। ऑर्गेनिक है, कम है ज्यादा है? कम है। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। उसका ईथर का तुम पढ़ कर आए थे 9th क्लास में, 34.6। ईथर भी क्या है? कोवेलेंट इन नेचर है, जिसकी वजह से क्या है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, ओके। होप सो समझ आ रही होगी बात। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूं तो बात यही है कि आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत हैं आपस में और हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट इन नेचर हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट इन नेचर है, लाइक यूरिया, ठीक है, ये कोवेलेंट इन नेचर है, तो लेस स्टेबल होते हैं ये जनरली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली लेस स्टेबल होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि आयनिक होते हैं इसीलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तुम हल्का सा हीट करो, ठीक है, ये डिकम्पोज कर जाएंगे, किसी और कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। जबकि आयनिक कंपाउंड NaCl को जितना मर्जी हीट कर लो, वो छल्ली जो भुन रहा होता है कितना हीट करता है NaCl को, कभी NaCl मेल्ट हुआ, कभी NaCl टूटा? नहीं टूटता। ब्लैक हो जाता है नहीं, लेकिन टूटता नहीं है, ये फौरन से टूट जाते हैं, ये फौरन टूट जाते हैं, जरा से हीट करने पर टूट जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली लेस स्टेबल, ओके। कंबस्टिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, नया नाम है आपके लिए कंबस्टिबिलिटी, बता देता हूं क्या मतलब है इसकी। कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी का मतलब है जलाना किसी चीज को, टू बर्न, ठीक है। केमिस्ट्री में बर्न का क्या मतलब है? कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स ऑक्साइड इज नोन एज बर्निंग। कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स ऑक्साइड इज नोन एज बर्निंग। कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया, कार्बन यानी कोल, लकड़ी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। हम हाइड्रोजन को बर्न कर सकते हैं, वाटर बना H2O। किसी चीज को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है, ठीक। इनकी बर्निंग जनरली मुश्किल होती है। ये तो खैर मैंने जनरली छोटे से रिएक्शन लिखे हैं, मैं प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेता हूं, ठीक है। प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक NaCl मैंने ले लिया, बार बार NaCl को ही पकड़ रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं।
समझना ही है ना बात को। अब इसे जब तुम हीट करोगे, जलाने की कोशिश करोगे, क्या Na2O बनेगा? नहीं बनेगा। क्या Cl2O7 बन जाएगा? क्लोरीन का ऑक्साइड बनेगा? नहीं बनेगा भाई। ठीक है, ये नहीं बनेगा। कि NaCl आपस में बहुत खुश हैं, NaCl आपस में बहुत खुश है, सोडियम और क्लोरीन बहुत खुश हैं आपस में, ये अलहदा होना नहीं चाहेंगे। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे CH4 है, जैसे ही इसका रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, ये भाग करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, साथ वाटर रिलीज करेगा। बैलेंस कर लो इक्वेशन को, यहाँ पर 3 है और 3 ऑक्सीजन है इस साइड पर, और जबकि जो वो वाली साइड है उस साइड पर आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को इवन कर लो, 2 हो गया, और यहां पर आपको इजीली 4 करना पड़ जाएगा। ओके, ये सब मैंने लेक्चर में समझाया है, साथ हीट रिलीज होगी। ओके, डेल्टा साइन हीट को शो करता है। ये बैलेंस करना मैंने सिखा रखा है, ठीक है, 2 लेक्चर मैंने इस पर बनाए हैं, वहां से आप देख लेना। तो ये बहुत आसानी से अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। CH4 हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कार्बन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन भी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। यानी एक लिहाज से कार्बन की भी बर्निंग हो गई, हाइड्रोजन की भी बर्निंग हो गई। बात समझ आ गई? तो ये रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ये रिएक्शन लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिज्म। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, हमने इनसे धोखा नहीं खाना, हमने इनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं, हमने इनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं। स्ट्रक्चर देखकर ही हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, CH3, ये N-ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन। ठीक है, इन दोनों में फर्क प्रॉपर्टीज का है, इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स of same formula is known as isomerism. Yeah, 2 or more than 2 compounds are said to be isomers if they have same molecular formula, same है ना, but different structural formula or different arrangement of atoms in their molecule is known as isomerism. जबकि अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक H2O है, लाइक CO2 है, इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसे? HOH। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, H2O का किसी और तरीके से आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म होता है। इनऑर्गेनिक में भी आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन याद रखो कि बहुत कम होता है। होता है लेकिन बहुत कम होता है। यहाँ ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर दरमियान में जो डी ब्लॉक मौजूद है, यहाँ पर डी ब्लॉक मौजूद है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं ना, वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली ना होने के बराबर, सिर्फ ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनके कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो कर पाते हैं। ओके, अगला लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। ओके जी, अब आप देखो, रिएक्शन करवाते हो HCl का NaOH के साथ, ठीक है, ये भाग करके बना देता है NaCl प्लस H2O। NaOH क्या है? आयनिक है ना, आयनिक बेस है, सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मेटल नॉन मेटल जहां इकट्ठे हो तो आयनिक होता है। ये बहुत तेज रिएक्शन होता है, इतना तेज होता है कि बहुत सारी हीट रिलीज होती है। मैंने बजाते खुद ये रिएक्शन करवा करके देखा है। मैंने वेसल में
NaOH डाला, थोड़ा सा NaOH लेकर वेसल में डाला, अंदर पानी डाल दिया, उसके बाद मैंने HCl काफ़ी सारा डाल दिया। पहली दफ़ा कर रहा था, क्या पता था, मेरा हाथ तकरीबन जलते जलते बच गया, ट्यूब मेरे हाथ से गिर गई थी। प्रैक्टिकल्स हो रहे थे जब स्कूल में, तब किया था, तो बहुत हीट रिलीज हुई थी। तो ये रिएक्शन बहुत तेज होता है, ठीक है, और जनरली हीट रिलीज होती है, जबकि आपके जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो जनरली स्लो होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक तेज कैसे होते हैं, देखो HCl था, यहाँ से NaOH था, ये रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O बना रहे थे। ये HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, ये Na और Cl आपस में मिल गए, ठीक है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिल गए, ओके। तो यानी ये HCl पूरा टूटा, NaOH पूरा टूटा, ठीक है। इसी तरह से ये रिएक्शन पढ़ते हो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ तो बनता है H2O, यही बनता है ना, बैलेंस कर लेना बाद में। होता क्या है कि यहां से ये HH अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, यहां से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अलहदा हो जाता है, ये ऑक्सीजन इनके पास जाता है, ये इनके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है। तो ये देखो हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन भी पूरा टूटा, ऑक्सीजन भी पूरा टूटा। लेकिन जब ऑर्गेनिक के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये देखो एटॉमिक स्टेट पर रिएक्शन हुए, ठीक है, मॉलिक्यूल टूट करके एटम्स में कन्वर्ट हुए। लेकिन जब ऑर्गेनिक स्टेज पर रिएक्शन होते हैं तो वहां पर ये पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटा करते, ठीक है, वहां पर जनरली कोई एक आधा बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह एक नया बॉन्ड बन जाता है, कोई एक आधा बॉन्ड टूटता है, उसकी जगह एक नया बॉन्ड बन जाता है। ये रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ओके, दिस इज इथाइन, ये इथाइन का मॉलिक्यूल है, इथाइन का मॉलिक्यूल है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? दिस इज हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन लगा दिया, यहां से हाइड्रोजन लगा दिया, ओके। होगा क्या कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह इसके पास कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी और बॉन्ड बनाने की, ठीक है। एक और इथीन के साथ भी ऐसा हुआ, उसका भी एक बॉन्ड टूटा इथाइन के साथ, ठीक है, उसके पास भी कैपेसिटी आ गई, उसने भी इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और एक और हमारे पास इथाइन का मॉलिक्यूल, वो भी ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ये वाला इथाइन का मॉलिक्यूल है, इसने भी दरमियान से एक मॉलिक्यूल इसका बॉन्ड टूट गया और इसने भी एक एक बॉन्ड बना लिया। तो यहां पर देखो ये पूरा ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूटा, ठीक है, सिर्फ क्या टूटा, एक बॉन्ड अलहदा हुआ, सिर्फ ये एक बॉन्ड टूटा और यहां से एक एक वैलेंसी खाली होती गई, जहां से और ये मॉलिक्यूल्स इस तरह के जुड़ते गए और इन्होंने मिलकर के बेंजीन बना दिया। दिस इज बेंजीन, ठीक है। ये जरा उल्टा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है समझाते समझाते, लेकिन दिस इज बेंजीन। ये मिलकर के क्या बना देते हैं, बेंजीन, ओके। और ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता कि इथीन ये इथाइन को जाकर के रख दो, तीन मॉलिक्यूल्स को, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे हमने किया था HCl को डायरेक्ट हमने बस NaOH में डालना था, फौरन NaCl बन गया, ठीक। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पर कैटलिस्ट देना पड़ेगा, कॉपर, कॉपर को एज ए कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं, उनके दरमियान एक तीसरा बंदा आ जाए, उनको और लड़वाने वाला, भड़काने वाला, कैटलिस्ट का काम वैसे ही होता है, ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, इसीलिए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये आम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही हो जाएगा रिएक्शन इजीली। टेम्परेचर देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, इधर टेम्परेचर देने की जरूरत ही नहीं, उल्टा साथ हीट रिलीज हो रही है खुद। तो इन्हीं के साथ साथ हमने आज ये टॉपिक भी खत्म कर लिया। उम्मीद है कोई सवाल नहीं होगा, जो था मैंने
बता दिया आपको। टेस्ट योर सेल्फ देखो 11.1 इसी पेज पे, पेज नंबर 60 पर। Why are the melting and boiling points of organic compounds are low? ठीक है, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की हेडिंग आपने लिख देनी है। क्यों लो होते हैं? क्योंकि जो है ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है, और ये वोलेटाइल भी होते हैं। वोलेटाइल कहने का मतलब कि अगर आप कहीं पर अल्कोहल रखो, मानो यहाँ आपने अल्कोहल रखा, थोड़ी देर बाद आओगे ये सारा गायब, इसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी। यानी होता क्या है कि ये सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर इकट्ठे थे पहले, तो ये मॉलिक्यूल अलग-अलग हो जाते हैं, हवा में जाकर के बिखर जाते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से ये बिखरने नहीं पाते, तो ये वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल, ये आराम से वेपराइज हो जाते हैं इजीली। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाली बात अब सारी लिख दोगे इसमें। वाई आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर? क्यों? क्योंकि ये वाटर में ना आइंस बनाते हैं ना मोल्टन स्टेट में, ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। ओके, ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस इधर से पूछे जाते हैं। और एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है। नहीं जी, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग क्वेश्चन 79 एक्सरसाइज का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इस एरिया से बनते थे, मैंने आपको बता दिए, आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर मिलते हैं हम कभी अगले क्लास में।